एपिसोड 163। अभय ने जब आयशा को ये बताया कि उसने उनके हनीमून जाने के लिए टिकट्स बुक किए हैं तो वो मन ही मन काफ़ी खुश हुई। वहीं अभय आयशा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। कमरे के बाहर सायशा थी। उसने अभय और आयशा दोनों को बाहर से ही आवाज़ लगाई, आप दोनों को लंच के लिए बुला रहे हैं सब, जल्दी से आ जाओ नीचे। सायशा की आवाज़ सुनकर अभय को ध्यान आया कि आज सिर्फ आयशा का ही नहीं बल्कि सायशा का भी जन्मदिन है और बीवी के साथ साथ उसे अपनी साली को भी गिफ्ट देना होगा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और जितेंद्र को मैसेज किया गिफ्ट शॉप जाकर एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आने के लिए। चलो लंच कर लेते हैं चल के, आयशा ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर चली गई और अभय भी उसके पीछे पीछे चल दिया। शाम हो चुकी थी। शाम का वक्त था। आयशा और सायशा दोनों ने ही आज बेबी पिंक कलर का फ्लोरल गाउन पहना हुआ था। दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। सभी की नज़रें बस उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। आखिरकार वो दोनों लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। ओए होए कितनी सोहनी लग रही हैं कुड़ियाँ। दीदा दीदा उन दोनों की नज़र उतारते हुए बोली। थैंक यू दीदा, आप भी अच्छे लग रहे हो, मगर हम दोनों से कम, सायशा इतराते हुए बोली तो आयशा हंसने लगी। उसके बाद एक एक करके सभी ने उन दोनों को बर्थडे विश किया और उन्हें उनके गिफ्ट्स दिए। हैप्पी बर्थडे आयशा और सायशा। तभी उन दोनों को पीछे से आवाज़ आई। वो आवाज़ थी आयशा और सायशा के दोस्तों की, यानी कि अंजलि, कविता और वेद की। उन तीनों को देख वो दोनों और ज़्यादा खुश हो गई। अरे तुम तीनों, अच्छा हुआ तुम तीनों भी आ गए, लाओ जल्दी से हमारे गिफ्ट्स लाओ। वो दोनों अपने हाथ आगे लाते हुए बोली। तो मंजीत ने उन दोनों को मजाक में डांटते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, अब तो बड़ी हो जाओ तुम दोनों। अरे मम्मी हम दोनों बतेरे बड़े हो गए, अब हमें और बड़ा नहीं होना, आयशा बोली तो सब हंसने लगे उसकी बात पर। आयशा और सायशा के बर्थडे में अमन और करण ने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ राठौर फैमिली, आयशा और सायशा के दोस्तों को और उनकी बुआओं को। हम सोच रहे हैं कि केक कटिंग से पहले हम कुछ गेम खेल लिया जाए, करण बोला तो सायशा एक्साइटेड होकर बोली। तो सायशा बोली मैं तो नहीं खेलने वाली हूँ। क्यों भाई, तो किस खुशी में नहीं खेलेगी, आयशा सायशा के सिर पर तपली मारते हुए बोली। तो सायशा गुस्से से उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। तेरे हाथ कुछ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, सायशा दांत कीटते हुए बोली। अरे बस, कितना झगड़ती हो तुम दोनों, दीदा के पास खड़ी सरला बुआ बोली, यानी कि राजवीर सिंह बेदी की छोटी बहन। अरे बुआ आप चुप रहो, आपको क्या पता है कितना मारती है मुझे। सायशा अपनी बुआ के साथ भी झगड़ने को तैयार हो चुकी थी। अब तो मामला ज़्यादा गर्म हो रहा था, इसीलिए मुद्दे को शांत करते हुए अमन सायशा को साइड ले गया उसे समझाने के लिए। यार क्या यार नीनी, तू भी क्यों मारती रहती है यार, तू अपनी छोटी बहन को इतना, सरला बुआ आयशा से बोली, मगर उसने कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी वजह से सायशा नाराज़ हो चुकी थी। सायशा को समझाने के बाद अमन उसे वापस हॉल में ले आया तो अब उसका मूड काफ़ी सही लग रहा था। दांत दिखाते हुए आयशा उसके पास आई गई और बोली, सॉरी यार, मैं तो मजाक मजाक में मारा था मैंने तुझे, जानबूझकर थोड़ी ना मारा था, गुस्सा मत हो। हाँ कोई नहीं, भैया ने समझा दिया है मुझे, मैं नहीं हूँ गुस्सा, सायशा ने जवाब दिया तो आयशा अमन को घूरने लगी। अरे यार अब तू आंखें दिखाने लगी मुझे, कुछ नहीं कहा मैंने ऐसे, अमन ने आयशा को समझाया। और फिर करण बोला, चल सेटअप लगा, गेम शुरू करवाते हैं और आप सभी को खेलना पड़ेगा, मतलब सीनियर सिटीजन्स को भी। ये बात अमन ने अपनी दीदा और जानकी देवी और देवव्रत की ओर देखते हुए कही। लेकिन भैया हम खेलेंगे क्या, आयशा और सायशा ने एक्साइटेड होकर पूछा। म्यूज़िकल चेयर्स खेलेंगे हम मतलब आप सब, क्योंकि हम तो बर्थडे पार्टी के होस्ट हैं। अमन ने जब ऐसा कहा तो आयशा उसे घूरने लगी, मगर कुछ कह नहीं पाए क्योंकि इतनी देर में वहाँ पर करण और घर के सर्वेंट्स ढेर सारी चेयर्स ले आए थे। उसके बाद गेम शुरू कर दिया गया। पहले चांस में जानकी और दीदा आउट हो गए, उनके बाद गीतांजलि और केतकी भी, उनके बाद धीरे धीरे सब के सब आउट होते गए। अब बस खेल बचा था सायशा और अनिरुद्ध के बीच। तभी म्यूज़िक बजना शुरू हुआ। एक तारा बजता है, एक तारा बजावे, सोनिए नूर मेहंदी नूरी, आव्या करवा लिए सोनिए मैं काला तू गोरी। अनिरुद्ध और सायशा का आइज़ अट्रैक्शन चल रहा था। ये सिलसिला लगभग 2 मिनट तक चला।
वहाँ मौजूद लोगों का ध्यान इस वक्त साइशा और अनिरुद्ध पर ही टिका हुआ था। तभी अभय और आयशा जो इस वक्त झगड़ा करने में लगे हुए थे, क्योंकि अभय ने आयशा से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट साइशा को दिया था। उन दोनों की नज़रें भी उधर पड़ी जिधर बाकी सभी की नज़र अटकी हुई थी, यानी ये अनिरुद्ध और साइशा पर। आयशा ने अभय के कान में कहा, मैं तो कहती हूँ कि मौके पर चौका मार ही देते हैं और इन दोनों के रिश्ते की बात कर ही लेते हैं घर वालों से। बेचारे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए। इन दोनों का भी कुछ भला कर देते हैं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अभय आयशा को डांटने लगा तो आयशा ने मुंह मटका लिया। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, है ना? क्योंकि अगर तुम करते होते ना मुझसे प्यार, तो इन दोनों के प्यार को समझने में देर नहीं लगाते। आयशा रोने का नाटक करने लगी। यार तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? कुछ है ही नहीं इन दोनों के बीच ऐसा। अभय उसे फिर से समझाने लगा, मगर आयशा कहाँ समझने को तैयार थी। गाना तो अमन काफ़ी देर पहले ही स्टॉप कर चुका था, मगर अनिरुद्ध और साइशा को कुछ होश ही नहीं था। तभी आयशा उन दोनों के पास आई और उनकी आंखों के सामने हाथ से वेव करने लगी। तब जाकर दोनों के दोनों हकीकत में वापस आए। अब दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। आयशा खुद को शाबाशी देते हुए उन दोनों से बोली। आयशा की बात सुनकर साइशा और अनिरुद्ध दोनों ही नज़रें चुराने लगे और इधर उधर देखने लगे। अमन और बाकी सब उन दोनों की हालत को समझ पा रहे थे, इसलिए वो सब उन्हें और ज़्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहते थे। अमन ने आयशा की बात को इग्नोर किया और बोला, चलो केक काटने का टाइम हो गया है अब। आयशा अपने भाई को ही घूरने पर लगी हुई थी, तो अमन ने उसे देखकर अपनी पलकें झपकाईं, उसे ये इशारा देने के लिए कि अभी सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। मगर वो सब उसकी बात को अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराई। आयशा और साइशा के लिए अमन और करण ने एक अलग अलग केक बनवाए थे, क्योंकि दोनों को ही अलग अलग फ्लेवर्स पसंद थे। आयशा को चॉकलेट फ्लेवर पसंद था तो साइशा को पाइनएप्पल। वो दोनों जैसे ही केक काटने को हुई वैसे ही लाइट्स ऑफ हो गई। अमन, करण और बाकी सब लोग यही सोचने लगे कि आखिर अचानक से लाइट कैसे चली गई। वहीं आयशा और साइशा दोनों एक साथ बोली, अमन भैया, करण भैया, आप दोनों फिर से हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? ज़रूर आप दोनों ने ही लाइट भगाई होगी हम दोनों को डराने के लिए। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं भगाई लाइट, करण ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तो अमन ने हामी भरी। तभी आयशा और साइशा उन दोनों के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पहले तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गईं, क्योंकि वो हाथ काफ़ी ज़्यादा फर वाले महसूस हो रहे थे। उसके बाद वो दोनों तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी, भालू भालू भालू, बचाओ बचाओ, कोई प्लीज़ हमें बचाओ। साइशा मदद की गुहार लगाने लगी। इतने बड़े बड़े दो भालू देखकर तो बाकी सब भी डर गए उनके साथ। तभी आयशा बोली, अपने हाथों को थामते हुए, अरे बुद्धू, ये दोनों तो कितने क्यूट से टेडी बियर हैं। हाँ हाँ, तुम भी बहुत क्यूट हो ब्यूटीफुल प्रिंसेस, वो टेडी बियर बोला। तुम कितने प्यारे से हो, आयशा उन दोनों टेडी बियर से बोली। तभी साइशा की आवाज़ आई, हाँ क्यूट तो हैं दोनों, लेकिन तुम दोनों को किसने इन्वाइट किया है? किसी ने नहीं, दोनों टेडी बियर्स ने एक साथ जवाब दिया। ब्यूटीफुल लेडीज़, क्या तुम दोनों हमारे साथ डांस करोगी? उन टेडी बियर्स ने आयशा और साइशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। हाँ हाँ ज़रूर करेंगे, मगर गाना हमारे पसंद का होगा, आयशा अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली। तो दोनों बियर्स ने उसके गाल खींचे। आयशा और साइशा के कहने पर करण ने सॉन्ग प्ले किया। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम दोनों बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। सॉन्ग पूरा होते ही दोनों टेडी बियर्स ने अपने फेस से मास्क हटाया तो उनकी खुशी अब और ज़्यादा 3 गुनी हो गई। इनफैक्ट वहाँ मौजूद बाकी सब की भी, क्योंकि वो टेडी बियर्स की ड्रेस में कोई और नहीं बल्कि अबीर और अभिमन्यु थे। अबीर, अभिमन्यु, तुम दोनों? आयशा ने उन दोनों को देखकर पागल ही हो गई। वो दोनों आयशा के कस के गले लग गए और फिर एक बार फिर से बोले, हैप्पी बर्थडे क्यूट टू आवर क्यूटेस्ट भाभी मॉम। तभी साइशा अपना गला साफ करते हुए बोली, मेरा भी बर्थडे है आज वैसे। फिर अबीर और अभिमन्यु साइशा की भी गले लगे और उसे भी विश किया, हैप्पी बर्थडे कोको भाभी। अबीर और अभिमन्यु ने जब साइशा को भाभी कहा
तो वो नज़र इधर उधर दौड़ाने लगी। उसे लगा कि शायद अभिमन्यु भी कुछ कुछ जानते हैं, जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध और उसके बीच चल रहा था। इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो शर्मिंदा हो रही थी। अभय और बाकी सबने भी सायशा की वो शर्मिंदगी को महसूस कर लिया था। इसीलिए अभय आगे आया और अभीर और अभिमन्यु को अपने गले से लगाते हुए वो उन दोनों से बोला, बेटा तुम दोनों की भाभी ये है, सायशा नहीं। अभय ने उन दोनों से ये बात कहा तो आयशा की तरफ इशारा करते हुए कही, मगर तभी अभिमन्यु बोला, लेकिन भाई साहब, भाभी की बहन भी तो भाभी ही होती है। अभिमन्यु की बात सुनकर अभय एकदम चुप हो गया। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। अभिमन्यु ने वैसे सही कही ये बात, लेकिन ये सब बातें छोड़ो। दोनों बच्चों, इतने बड़े सरप्राइज़ दिया है आज हम सभी को। सुबह से तो हम ही लोग दीनी और कोको को साथ प्रैंक कर रहे थे, मगर तुम दोनों शैतानों ने तो और बड़ा प्रैंक कर दिया हम सभी के साथ। एक पल के लिए तो हम सब डर ही गए थे ये देख करके, अचानक से जंगली भालू कहाँ से आ गए। तुम दोनों ने डरा ही दिया था हम सभी को, मंजीत बोली उन दोनों से। तो अभिमन्यु दांत दिखाते हुए हंसने लगे। अच्छा चलो अब जल्दी से केक काट लेते हैं, राजवीर बोला। उसके बाद आयशा और सायशा ने अपने अपने केक कट करके अपने माँ बाप और भाइयों को और बाकी सभी को फीड किया। उसके बाद उन दोनों ने राठौड़ ख़ानदान को भी के हर एक सदस्य को केक फीड किया। बर्थडे पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, अब वक्त हो चुका था मेहमानों की विदाई का। मंजीत ने सभी को उनके रिटर्न गिफ्ट्स दिए, मगर तभी देवव्रत उनसे बोला, मंजीत बेटा हमें कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और चाहिए। देवव्रत का इतना ही कहना हुआ कि मंजीत समझ गई आखिर देवव्रत उससे क्या कहना चाहते हैं। हमारी अमानत को हमारे साथ वापस भेज दो, हम हमारी पोता बहू को उसके घर वापस ले जाना चाहते हैं। देवव्रत ने उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया, मगर मंजीत या बाकी सब कुछ नहीं कह पाए। बाबा साहब, आप अपनी अमानत से ही जान लीजिए कि वो आप लोगों के साथ वापस आना चाहती है या नहीं। हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले। मंजीत देवव्रत से बोली तो वो उम्मीद भरी सांसों से आस से आयशा को देखने लगा। इससे पहले कि देवव्रत आयशा से कुछ कह पाती, आयशा बोल पड़ी, मुझे माफ़ कर दीजिए दादू, मगर मुझे नहीं आना आप लोगों के साथ। महल तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, और मार खाने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी वहाँ। आयशा का जवाब सुनकर देवव्रत एकदम हैरान रह गए, एकदम चुप हुए, मगर अभय और बाकी सब नहीं। उन सभी को वो वाला वाक़या याद आया जब जानकी ने आयशा को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई थी, मगर अभय ने उसे बचा लिया था। देवव्रत के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही सभी ने पता लगा लिया था कि वो क्या सोच रहे हैं। इसीलिए उनके उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए दीपशिखा बोली, वो दरअसल बाबा साहब कुछ महीनों पहले ही मासा ने आयशा पर हाथ उठाने की कोशिश करी थी, और आयशा के चरित्र पर भी काफ़ी सवाल उठाए थे इन्होंने। बहुत ही गंदा गंदा कहा था इन्होंने उस बेचारी के लिए। दीपशिखा की बात सुनकर देवव्रत गुस्से से जानकी देवी पर हुंकारे, क्या कहा था तूने पोता बहू के लिए। मगर जानकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुंह में दही जमाए अपनी नज़रें नीचे करे खड़ी थी। उसी चुप्पी से ही वहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए कि दीपशिखा ने अभी जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। आंखों में आंसू लिए जानकी आयशा की तरफ बढ़ी और अपने हाथ जोड़कर उससे बोली, मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, हमेशा तेरे साथ नाइंसाफ़ी करती हूँ, तेरे लिए बुरा बुरा कहती हूँ, मगर मैं अपने किए पर सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो तू मुझे माफ़ कर दे। मैं चाहती हूँ कि तू अब अपने घर वापस चल। जानकी को इस तरह से रोता हुआ देख आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जानकी के हाथ नीचे करे और उससे बोली, दादी प्लीज़ हाथ मत जोड़िए और ना ही मुझसे माफ़ी मांगिए, ऐसा करके तो आप मुझे ही शर्मिंदा कर रही हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ जानकी आयशा से बोली, अपने घर वापस चलेगी ना तो हमारे अपने घर वापस। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। मैं ज़रूर चलूँगी आप लोगों के साथ अपने घर वापस। आयशा भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, और उसके बाद जो हुआ गीतांजलि को तो आग ही लग गई जब जानकी ने आयशा के माथे को चूमा और अपने गले से लगा लिया। मंजीत और दीदा ही थे जो आयशा के इस फैसले के बिल्कुल खुश नहीं थे, मगर वो कह भी क्या सकते थे, इसीलिए मुंह बनाए साइड में ही खड़े थे वो दोनों। आयशा अपने कमरे में थी, अपने कपड़े पैक कर रही थी, तभी कमरे में दीदा आई और आयशा से बोली, क्या तूने सच में अभय को माफ़ कर दिया है। दीदा का सवाल सुनकर आयशा बोली, मैं एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ इस रिश्ते को, इसलिए मैं अभय के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ। अब दोगी ना मेरे साथ मेरे फैसले में मेरा साथ। अब दीदा आयशा से क्या ही बोलती, इसलिए वो हल्का सा बस मुस्कुरा दी और उसकी मदद करने के लिए
लगी उसका सामान पैक करने में। आयशा और दीदा उसका बैग लेकर नीचे हॉल में आ गए। आयशा अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के गले लगी। अब बारी थी मंजीत के गले लगने की। आयशा से गले लगी तो मंजीत उसके कान में बोली, अपना ध्यान रखना और गीतांजलि, आराध्या और जानकी देवी से बच के रहना, क्योंकि ये लोग रंग बदलने में टाइम नहीं लगाते। इन लोगों का अचानक से अच्छा बनने का मतलब है आने वाले तूफान से पहले की शांति। आयशा ने मंजीत की बात पर अपना सिर हिलाया और फिर वो राठौड़ खानदान के साथ महल वापस आ गई। महल पहुंचते ही जानकी ने कहा, बहू का स्वागत करना तो बनता है, आरती की थाली लाओ। तो गीतांजलि और दीपशिखा दोनों एक साथ आगे बढ़ीं। आयशा मेरी बहू है, मेरी बहू का स्वागत मैं करूंगी, गीतांजलि ने दीपशिखा को गुस्से से खा जाने वाली नज़रों के साथ घूरते हुए कहा। तभी अभय बोला, मासा, मिसेस राठौड़, आप दोनों प्लीज़ झगड़ा मत कीजिए, चाची सा करेंगी हमारा स्वागत। अभय का इतना ही कहना था कि गीतांजलि को इस बात पर भी आग लग गई कि उसका बेटा उससे ज़्यादा केतकी को महत्व दे रहा है। मगर उस वक्त वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि असल में तो अपने दिमाग में कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही थी वो। गीतांजलि बस हल्का सा मुस्कुरा दी और पीछे हट गई। मगर दीपशिखा नहीं। दीपशिखा बोली, एटलीस्ट मैं मंदिर से आरती की थाली तो ला ही सकती हूँ ना केतकी। दीपशिखा की बात सुन केतकी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर दीपशिखा आरती की थाल ले आई। आयशा खिलखिलाकर हंसते हुए केतकी से बोली, मुझे तो लगता है कि अभय और मैं आपकी ही बेटा बहू हैं। पिछली बार भी आपने ही हमारी आरती उतारी थी और इस बार भी आप ही हमारी आरती उतार रहे हो। केतकी आयशा की बात पर हंसने लगी तो अभय ने भी आयशा की बात पर हामी भरी। केतकी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर उसने उन दोनों को अंदर आने को कह दिया। आयशा और बाकी सब लोग आज पहले ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसीलिए सब अपने अपने रूम में चले गए। फ्रेश होने के बाद आयशा बाथरूम से बाहर आई। अभय सोफे पर बैठकर उसके ही आने का इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों की नज़रें मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए मगर कुछ बोले नहीं। ये सिलसिला लगभग 2 मिनट तक चलता रहा। फाइनली बात की शुरुआत हमेशा की तरह अभय ने करी। तुम कल फ्री हो अगर तो शॉपिंग करने चले हमारे हनीमून के लिए। अभय ने धीमी सी आवाज़ में उससे कहा तो वो नज़रें चुराने लगी, मगर वो कुछ बोली नहीं। अभय सोफे से उठा और आयशा की तरफ बढ़ा तो आयशा अपने कदम पीछे लेने लगी और दीवार से टकरा गई। अब तो अभय ने अपने दोनों हाथ उस दीवार पर अड़ा लिए और आयशा के कान में फुसफुसाया, अब कहाँ भाग कर जाओगी तुम मुझसे दूर। अभय की गर्म सांसों को आयशा महसूस कर पा रही थी अपनी गर्दन पर। वहीं बेदी मैंशन में मंजीत और बाकी सब हॉल में बैठे हुए थे। मंजीत की आंखें और चेहरा दोनों ही गुस्से से लाल हो रखे थे। उससे ये बात हज़म हो ही नहीं पा रही थी कि आयशा ने एक झटके में अपना फ़ैसला बदल लिया अभय से अलग होने का। उसे तो इस बात की तसल्ली थी कि भले ही राठौड़ खानदान और या फिर अभय इनमें से कोई भी आयशा को कितना ही फोर्स कर ले शादी को कंटिन्यू करने के लिए, मगर वो अपने फ़ैसले पर ही अटल रहेगी अभय को तलाक देने के लिए। उसके गुस्से से भरे लाल टमाटर चेहरे को देखकर ही राजवीर, अमन और करण और सायशा समझ चुके थे कि उसे गुस्से की वजह क्या है। राजवीर से समझाते हुए बोला, बेटी विदा करने के बाद तुम दुखी हो या परेशान हो उसके लिए। दोनों। मंजीत ने भारी से स्वर में जवाब दिया, दुखी भी हूँ और उसके लिए परेशान भी। दुखी इसलिए क्योंकि वो उस औरत की बहू है जिसे उसकी माँ को दुखाया, और परेशान इसलिए क्योंकि वो गीतांजलि मेरी बेटी को सताने का एक मौका नहीं छोड़ेगी अब। मंजीत ने कहा। कहीं ना कहीं उसकी बात से दादी सहमत थी, मगर राजवीर और बाकी सब नहीं। वो बाकी सब के सब वो नहीं देख पा रहे थे जो मंजीत और दीदा देख पा रहे थे। मंजीत ने आके कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके बाद मेरी नीनी की ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी। ये बोलते बोलते मंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी उस बेचैनी में दीदा ने भी हामी भरी और बोली, हाँ पुत्र, मैनू भी ऐसे महसूस हो रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा भी। राजवीर मंजीत और दीदा के डर को समझ पा रहा था, इसलिए वो उन्हें दिलासा देते हुए बोला, सब ठीक होगा।
आप दोनों फिक्र मत करो, मेरी बेटी बहुत समझदार है और बहुत बहादुर भी। राजवीर को इतना कॉन्फिडेंस में बोलते हुए देख मंजीत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। आयशा और अभय हॉल में सभी के साथ मौजूद थे क्योंकि वो दोनों आज मॉरिशस जा रहे थे हनीमून के लिए। इतने में वहाँ पर बेटी परिवार भी पहुँच गया। आयशा ने जैसे ही अपनी फैमिली को देखा तो वो भागकर उनके पास गई और उनके गले से लग गई। कैसी है तू? राजवीर ने उससे पूछा तो आयशा के चेहरे की पर बड़ी सी मुस्कान देखकर ही बेटी परिवार ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो कैसी है। फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिलाया तो मंजीत ने उसके माथे को चूम लिया और दीदा ने भी। अपना ख्याल रखना, मंजीत धीमे से बोली आयशा से, मगर वो अभय से कुछ नहीं बोली। तभी गीतांजलि आयशा के पास आई और बोली, बेटा ये सोने के कंगन उतार दे, इन्हें मत लेकर जा साथ। ये बोल उसने अपने पल्ले से बंधी चाबी निकाली और उसके हाथ में पहने कंगन को चाबी से खुला। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? गीतांजलि उन दोनों से बोली और आयशा के माथे को चूम लिया। गीतांजलि को इतना ज़्यादा बदला हुआ सा व्यवहार करता देख किसी को भी हजम नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई आयशा के साथ। और अब 2 से 3 हो के आना, अब मुझे दादी बनना है। गीतांजलि उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोली तो आयशा शर्मा गई। क्या ऐसे क्यों शर्मा रही है तू? मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी अब दादी बनने की उम्र हो गई है। गीतांजलि आयशा को शर्माते हुए देख उससे बोली तो देवव्रत बोले, जाओ बच्चों दोनों घूम के आओ। शादी के बाद पहली बार तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताओगे। तुम दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ हम सब हैं, ठीक है? सभी के चेहरे पर आज सिर्फ मुस्कान थी क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा मोमेंट आया था सभी के लिए। तभी उन सभी के कान पर एक रोष भरी आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ थी देवव्रत के दोस्त राजा रंजीत सिंह की, ठाकुर की, जिनका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो रखा था। राजा रंजीत लंबे कदमों के साथ महल के अंदर दाखिल हुए, साथ में बाकी ठाकुर खानदान भी। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्से में देख देवव्रत चिंता में पड़ गए कि आखिर राजा रंजीत को इतना गुस्सा किस बात का था। देवव्रत रंजीत से उनके गुस्से की वजह पूछने ही जा रहे थे कि तभी हॉल में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। सभी के सब राजा रंजीत और अभय की तरफ देखने लगे हैरानी से क्योंकि उन्होंने वो थप्पड़ अभय को लगाया था। राजा रंजीत ने अभय का कॉलर पकड़ा और गुस्से भरे स्वर में बोले, तूने मेरी पोती की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। राजा रंजीत का अभय के साथ ऐसा रवैया देख देवव्रत और जानकी देवी दोनों को गुस्सा आ गया। ऊपर से रंजीत अभय पर फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे थे। वहीं अभय के चेहरे का तो रंग ही उड़ा पड़ा था। उसे डर था कि कहीं सबके सामने 1 महीने पुराना राज ना खुल जाए। रंजीत, ये क्या बदतमीज़ी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर हाथ उठाने की? और मेरे पोते ने ऐसा क्या कर दिया तेरी पोती के साथ जो उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है तू कि उसने तेरी पोती की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? देवव्रत भी अब रंजीत पर बुरी तरह से काले बादल की तरह फट गए। क्या किया है तेरे इस पोते ने? अरे ये सवाल तो अपने लाडले पोते से पूछ कि इसने कितना घिनौना काम किया है मेरी पोती के साथ। पेट से है वो थारे पोते की मेहरबानी से। राजा रंजीत का इतना ही कहना था कि आयशा लड़खड़ा गई। रंजीत का अभय पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए देख सभी के सब हैरान थे। अधिराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए रंजीत से कहा, मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। कुछ नहीं किया है उसने, झूठे हैं आप और आपकी पोती भी। मेरे बेटे की ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की है और वो है इसकी बीवी, समझे आप? अधिराज को गुस्सा करते हुए देख कल्याणी बोली, अच्छा हम लोग झूठे हैं? ठीक है, हो सकता है, मगर अस्पताल की ये रिपोर्ट तो झूठी नहीं होगी। ये बात कल्याणी ने सावित्री के हाथ में मौजूद अपने हाथ में ले हवा में लहराते हुए कही। ए छोरी उठया। कल्याणी ने सायशा की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया तो उसे जाना ही पड़ गया। डॉक्टरानी है ना तू? ये लोग हमारी बात पर यकीन को नहीं कर रहे, शायद थारी बात पर यकीन कर ले, कल्याणी ने सायशा से कहा उसके हाथ में रिपोर्ट्स थमाते हुए। सायशा ने ठीक वैसे ही किया। उसने वो एनवेलप खोला और रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। उन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से पढ़ने ते ही उसके हाथ से वो रिपोर्ट नीचे छूट गई क्योंकि जो कुछ भी उसमें रिपोर्ट में पढ़ा था उससे सच में यही साबित हो रहा था कि ठाकुर खानदान जो बोल रहा है वो 100% बिल्कुल सच है। दिल पर पत्थर रखकर सायशा ने अनाउंस किया, ये लोग सच कह रहे हैं, कुसुम सच में प्रेग्नेंट है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। सायशा के अनाउंसमेंट सुनते ही आयशा अपने होश खो बैठी और ज़मीन पर गिर पड़ी।
तभी रंजीत ने अपनी पोती कुसुम को आवाज़ लगाई। अपने दादू के बुलाने पर कुसुम महल के अंदर दाखिल हुई। तभी जानकी ने कुसुम से पूछा, कुसुम क्या तू सच में पेट से है? तो कुसुम ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं आयशा ने जब कुसुम का जवाब सुना तो उसका दिमाग एकदम सुन पड़ गया। इससे पहले कि अभय किसी को भी अपनी कोई सफाई दे पाता, उसे एक ज़ोरदार मुक्का पड़ा उसकी नाक पर। अभय को वो मुक्का मारा था राजवीर ने। राजवीर ने अभय का कॉलर पकड़ा और बोला, आंखों में आंसू लिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं जानना है, ना ही तेरी कोई सफाई चाहिए मुझे। वो अभी के अभी तलाक के कागज़ों पर साइन करेगा, क्योंकि अब मैं तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगा मेरी बेटी पर। राजवीर की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आयशा को वहीं फर्श पर जिंदा लाश की तरह बैठा देख आज उसका दिल रो रहा था अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर। एपिसोड 164 टू बी कंटिन्यूड। अभय की नज़रें नीचे झुकी हुई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था इस वक्त। उसे समझ ही नहीं आ पा रहा था कि आखिर वो सभी को क्या समझाए और कैसे समझाए। राजवीर ने उसे पीछे धकेला और राजदेवव्रत से बोला, आपके कहने पर मैंने अपनी बेटी को इस धोखेबाज के साथ भेजा, लेकिन बदले में ये सिला मिला मेरी बेटी को। अब तो ये तलाक होकर रहेगा बाबा साहब। कागज़ भेज देंगे हम लोग आप लोगों को। अपने बेटे से साइन करवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मेरी बेटी को उसकी आज़ादी दे दीजिए, बस इतना सा एहसान कर दीजिए हम लोगों पर। यह आखिरी लाइन राजवीर ने देवव्रत के आगे हाथ जोड़ते हुए कही। वहीं आंखों में आंसू लिए मंजीत और सायशा ने मिलकर आयशा को उठाया और उसे वहाँ से ले जाने लगे, मगर तभी अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली और भावुक स्वर में वो फुसफुसाया, मत जाओ प्लीज़। अभय को आयशा की कलाई पकड़े हुए देख मंजीत को गुस्सा चढ़ गया। उसने अभय को ज़ोर से पीछे धकेला और नफरत भरे स्वर में बोली, बेशर्म आदमी, अब भी तू मेरी बेटी से ये उम्मीद रखता है कि ये तेरे इस धोखे के बाद ये तेरे साथ रहे और तेरी गलती को ये नज़रअंदाज कर दे। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। तो वो मनहूस आदमी है जिसकी वजह से मेरी बेटी की आंखों में पिछले 11 महीनों से आंसू हैं। सिर्फ तू जब से आयशा की ज़िंदगी में आया है तब से तूने इसे सिर्फ और सिर्फ आंसू दिए हैं, तकलीफ़ दी है। मगर अब मैं तुझे मेरी बेटी की ज़िंदगी को और बर्बाद नहीं करने दूंगी। दूर रहे मेरी बेटी से, चला जा इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर। अपनी मनहूस शक्ल भी मत दिखाना तू हम लोगों को। अभय नज़रें झुकाए सिर्फ मंजीत की खरी खोटी सुन रहा था, आंखों में आंसू लिए। तभी गीतांजलि अभय के सपोर्ट में खड़ी हुई और मंजीत को पलट कर जवाब देने लगी, बस करो मंजीत, बस करो। और कितना कोसोगी तू मेरे बेटे को? अरे एक बार पूछ तो लो कोई मेरे बेटे से कि कुसुम जो बोल रही है वो सच भी है या नहीं। तभी कुसुम भावुक होकर बोली, खेतू आंटी, क्या आपको ये लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम आपको इतने गिरे हुए नज़र आते हैं? उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक बार अभय अपने मुंह से सबके सामने ये बात कबूल ले कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। अगर ऐसा हुआ तो आयशा को अपने कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे ताकि तुम दोनों की शादी हो सके, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि होने वाला बच्चा ये सारी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी सहे। गीतांजलि कुसुम को समझाने लगी। वहीं गीतांजलि के शब्द सुनकर सबके सब झंड थे। किसी को भी ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि गीतांजलि गिरगिट की तरह इतनी जल्दी रंग बदल लेगी। जो औरत अभी थोड़ी देर पहले आयशा को पर प्यार से बरसा रही थी, अब वही औरत आयशा को उसके कदम पीछे लेने के लिए कह रही थी। वहीं आयशा ये सब और नहीं सह पा रही, सहा जा रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भागकर बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे सायशा और मंजीत भी चले गए। तभी राजवीर देवव्रत से बोला, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, आप बस मेरी बेटी को उसकी आज़ादी दिलवा दीजिए अपने पोते से। उसके बाद आप अपने पोते की शादी किसी से भी करवाइए, हमें कोई मतलब नहीं। इतना कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। अब बस हॉल में ठाकुर खानदान और राठौर खानदान ही बचा था। देवव्रत ने गीतांजलि को डांटना शुरू किया, तुझे क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ कहने की कि अभय और कुसुम की हम शादी करवाएंगे? कहा किसने तुझे इतना बड़ा फैसला लेने के लिए? मैं मर गया हूँ? जानकी मर गई है? बोल, किससे पूछ कर किया तूने इतना बड़ा फैसला? गीतांजलि ने भी पूरी अक्कड़ में जवाब दिया, बाबा साहब,
मैंने जो फ़ैसला सुनाया है वही होगा। मैं अभय की माँ हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं ले सकता है अपने बेटे के लिए सही फ़ैसला। और जाहिर सी बात है, अगर कुसुम की कोख में पल रहा बच्चा सच में अभय का ही है तो फिर तो हमें इन दोनों की शादी करवानी ही पड़ेगी और आयशा को अपने कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे। तभी रंजीत जी बोले, गीतांजलि बिल्कुल सही बोल रही है। हमारी पोती के साथ थारे पोते को ब्याह करना ही पड़ेगा। समाज में हमारी भी इज्जत है। रंजीत जी का इतना ही कहना था कि तभी जीवरत बोले, फैसला हम करेंगे, तुम लोग नहीं। अगर हम लोग चाहें तो इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर सकते हैं और तू कुछ ना कर सकता। देवव्रत की इस बात सुनकर रंजीत जी और बाकी सब के सब हैरान होकर उन्हें ही देखने लगे। तभी सावित्री बोली, भाबस, जिस तरह आपको उस लड़की आयशा के लिए प्रेम है, उसी तरह मेरी कुसुम ने भी इसी महल के बच्चों के साथ खेला है। आप हमारी बेटी को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ऐसे। बेटा, हमने कहा ना कि फ़ैसला हम लेंगे, मतलब मैं, तुम्हारी जानकी, रंजीत, कल्याणी भाभी सा और आयशा की दादी। आयशा की दादी के बगैर फ़ैसला ना होवेगा। देवव्रत बोले और वहाँ से जाने लगे। तभी वो एक कदम रुके और तिरछी नज़र से अभय को देखते हुए बोले, भारे को थारे से बात करनी है, ऑफिस में आ, और अधिराज, आदर्श, तुम दोनों भी आओ। फिर देवव्रत वहाँ से चले गए। तभी सावित्री ने अभय का कॉलर पकड़ा और दांत कीटते हुए उससे बोली, तू मेरी बेटी का हाथ थामेगा और उस मंजीत की बेटी को तलाक देगा, समझा? सावित्री की हरकत देख दीपशिखा बोली, अभय का कॉलर सावित्री से छुड़वाते हुए, सावित्री, तुम अपनी हद में रहो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है अभय के साथ ऐसा सलूक करने का या इससे सवाल जवाब करने का। मंजीत और बेदी परिवार अभय पर गुस्सा करने का या इससे सवाल जवाब करने का पूरा पूरा हक रखते हैं, मगर तुम्हें कोई हक नहीं है अभय के साथ या बेदी परिवार के खिलाफ कुछ बोलने का। दीपशिखा को अभय के लिए स्टैंड लेता देख गीतांजलि हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई इस बात की कि भले ही उन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो, मगर कम से कम दीपशिखा गीतांजलि के बच्चों के लिए तो नहीं है दिखाती नफरत। तभी गीतांजलि भी सावित्री पर भड़क गई, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी करी थी। अब भले ही कुसुम की रिपोर्ट पर पॉजिटिव आया था, मगर इससे ये तो साबित नहीं हुआ था ना कि वो बच्चा अभय का है। सावित्री, मेरे बेटे के साथ में ना तुम अपनी हद में रहकर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय का गृहबंद पकड़ने की या इससे सवाल जवाब करने की? गीतांजलि भी सावित्री पर भड़क गई, मगर उसे कोई असर नहीं था। उसके सिर पर तो भूत सवार था कि कैसे भी करके कुसुम की शादी अभय और गायत्री की शादी अनिरुद्ध के साथ हो जाए। टेढ़ी मुस्कान के साथ सावित्री गीतांजलि से बोली, तुम्हें ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है गीतांजलि, क्योंकि फाइनली अब मैं तुम्हारी संतान बनने वाली हूँ, समझ गई? सावित्री की बात का कोई जवाब ना देते हुए गीतांजलि अभय की तरफ मुड़ी और बोली, जा बेटा, तेरे दादा साहब ने तुझे बुलाया है, तो स्टडी रूम में जा। फिर गीतांजलि ने उसे स्टडी रूम में भेज दिया। वहीं बेदी फैमिली आयशा को लेकर बेदी मेंशन पहुंच चुकी थी। इस वक्त उनके घर में एक एक मेंबर का दिमाग खराब हो रखा था अभय के कारनामे देखकर। तभी दीदा ने हैरान होकर मंजीत से कहा, पुत्र, नीनी हथों की कर रही है, ये अभय विच नहीं गई हनीमून। दीदा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाएगी, मंजीत ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, नाम मत लो मम्मी जी, आप उसका सब बर्बाद कर दिया उसने, हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। हाय रब्बा, ऐसा की कर दिया उसने साड़ी बच्ची के साथ? दीदा ने उससे पूछा हड़बड़ाते हुए। अब तो उन्हें भी घबराहट होने लगी थी अंदर से। मम्मी जी, उसने। फिर मंजीत ने दीदा को भी वो सब कुछ बताया जो कुछ भी राठौड़ महल में हुआ था। अभय की असलियत जानने के बाद दीदा को बड़ा सा झटका लगा। वो 3 से 4 कदम पीछे हुई और पीछे गिरने को हुई, मगर तब तक अमन और करण ने उन्हें संभाल लिया और सोफे पर ले जाकर आराम से बैठा दिया। सायशा ने भी आयशा को आराम से सोफे पर बैठा दिया और इतने में घर के सर्वेंट सभी के लिए पानी ले आए। दीदा की तबीयत अभी भी किसी को भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सायशा अपने रूम में गई और डॉक्टर किट के साथ नीचे आई दीदा का बीपी चेक करने के लिए, जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। दीदा, आप टेंशन मत लो, पापा ने अभय से कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके वो तलाक के कागज़ों पर साइन कर दे और हमारी नीनी को आज़ाद कर दे इस रिश्ते से। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं तो कहती हूँ नीनी का तलाक फाइनल हो जाने के बाद हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अगर हम लोग इसी शहर में रहें तो वो अभय हर रोज़ नीनी को तंग करेगा। साइशा का इतना ही कहना था कि मंजीत और राजवीर उसकी बात पर सहमति जताई। ठीक कह रही है कोको, चलते हैं यहाँ से कहीं दूर। अब तो राजवीर ने भी साइशा के फैसले पर मोहर लगा दी थी, बस दीदा के हाँ करने की देरी थी। आयशा को छोड़कर सबके सब दीदा की को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, तो उन्होंने भी साइशा की बात पर हामी भरी और बोली, ठीक है तो फिर तुम लोग जल्दी से तलाक फाइनल करवाओ, फिर हम लोग अमृतसर चलते हैं या फिर कपूरथला चलते हैं। दीदा ने तो जगह भी बता दी थी सभी को कि वो शहर छोड़कर जाना कहाँ चाहती हैं। तब तो सभी ने हामी भर दी उनके फैसले में। वहीं आयशा अभी भी शांत बैठी थी, सबके सब उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने शुरू हो गए। अपनी पोती को ही रोता हुआ देख दीदा का दिल फिर से रोने लगा। वो अपनी जगह से उठी और आयशा के पास चली गई उसे संभालने के लिए। दीदा ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, ना पुत्र रोते नहीं, तू तो साड़ी शेरनी है, तेरी तो एक दहाड़ ही काफ़ी होगी उस कुसुम के लिए। सबके सब सुन लो मेरी गल कान खोल के, हमने कोई चोरी नहीं करी है और ना ही निन्नी ने कोई चोरी करी है। हम लोग भागने वालों में से नहीं हैं, भगाने वालों में से हैं। राठौड़ ख़ानदान को सबक सिखाना ही पड़ेगा अब हमें। हम नहीं जाएंगे यहाँ से कहीं। उस अभय ने हमारी बच्ची को धोखा दिया है, उसकी सज़ा तो बनती है। अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। दीदा की आवाज़ में जो दम सुनाई दे रहा था, उससे तो मंजीत और राजवीर ये समझ चुके थे कि अभय अब दीदा से नहीं बच पाएगा। दीदा उसे ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो अपनी ज़िंदगी में धोखे जैसा शब्द ही भूल जाएगा। लेकिन दीदा, ये सही वक्त नहीं है, अभी हमें नीनी को संभालना है। राठौड़ ख़ानदान से बदला तो हम बाद में भी ले सकते हैं। साइशा बोली तो दीदा ने उसे आंखें दिखा दी, इसलिए उसे चुप होना पड़ा। जो मैंने कहा है वही होगा मंजीत पुत्र, कुड़ी ने उसके कमरे में ले जा, दीदा ने मंजीत से कहा। तो उसने ठीक वैसा ही किया। वहीं राठौड़ महल में अभय इस वक्त देवव्रत, अधिराज और आदर्श इन सब के सामने खड़ा था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि तू ऐसा करेगा हमारी बहू के साथ, उस बच्चे को धोखा देगा, देवव्रत ने कहना शुरू किया। मगर अभय की नज़रें नीचे झुकी हुई थी। कुछ बोल, चुप मत रहे, मैं जानता हूँ कि तुझे फंसाया जा रहा है। पिछले 1 साल में जो तूने और आयशा ने इतने झगड़े करे, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है कुसुम ने, ये मैं जान चुका हूँ, अधिराज बोला। तो उसके शब्दों को सुन अभय की नज़रें ऊपर उठीं। वह हैरान भरी नज़रों से अपने पिता को देखने लगा। अभय असल में इस बात से हैरान था कि उस पर इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी अधिराज को उस पर इतना भरोसा था। आप अभय की आंखों से आंसू बहने लगे, ये देखकर कि भले ही उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, मगर उसका बाप उसके साथ खड़ा था। हाँ बेटा, हमें तुझ पर भरोसा है कि तूने आयशा को कोई धोखा नहीं दिया है, इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं। मगर ये सब हुआ कैसे, ये सब सिर्फ तू हमें क्लियर कर सकता है। आदर्श भी अभय को सपोर्ट कर रहा था। तभी देवव्रत बोले, बेटा चुप ना रहे, बोल ये सब हुआ कैसे और कब हुआ। तूने ये सब बात आयशा को क्यों नहीं बताई, वो तुझ पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती है, और आज तूने उसी का भरोसा तोड़ दिया। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा। दादू, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मैं उस दिन शायद से कुछ ज़्यादा ही नशे में था, इसलिए ये सब हुआ। मैं कुसुम के साथ, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है उसके साथ। मैं सोते जागते सिर्फ मेरी आयशा का ही नाम याद करता हूँ। ये कुसुम कहाँ से बीच में आई, मुझे कुछ याद ही नहीं है। इतना लंबे टाइम के बाद अभय ने अपना मुंह खोला। बेटा ये सब कुछ हुआ कैसे, कब हुआ, कहाँ हुआ, कुछ तो बताओ हमें तुम, शायद हम कुछ मदद कर सके तुम्हारी। आदर्श बोला। एक हद तक उसकी बात बिल्कुल सही थी, इसलिए देवव्रत और अधिराज ने भी उसकी बात पर हामी भरी। दादू, चाचू, मिस्टर राठौड़, जब मैं 1 महीने पहले बिज़नेस के सिलसिले में मुंबई गया था और कुसुम मेरे साथ गई थी, उसी दिन बिज़नेस पार्टी वाली रात ये सब हुआ। मैं बिज़नेस कॉलीग्स के साथ बातें कर रहा था, उसी टाइम एक वेटर वहाँ पर आया और उसने हम सभी को ड्रिंक दी, तो मैंने भी वो ड्रिंक पी ली।
अचानक से वो ड्रिंक पीने के बाद मेरा सिर घूमने लगा और शायद वहाँ पर आयशा आ गई थी मुझे संभालने के लिए। वही ब्लू साड़ी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी थी आयशा ने, जो उसे मैंने मेले से दिलाई थी। अभय ने उन सभी को वो सब बताया जो मुंबई के पार्टी हॉल में उसके साथ हुआ था। तभी धीराज बोला, लेकिन बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? आयशा तो उन दिनों यहाँ राजस्थान में थी विधि फैमिली के साथ, तो फिर मुंबई में कैसे हो सकती है वो उसी वक्त? काफ़ी स्ट्रेंज है, हैरानी वाली बात है ये तो। कुसुम कुसुम कहाँ थी उस वक्त? आदर्श ने पूछा तो अभय ने जवाब दिया, होटल रूम में थी वो, मैं उसे अपने साथ पार्टी में लेकर नहीं गया था। तो फिर? अभय की बात सुनने के बाद आदर्श कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन कहते कहते रुक गया जब अधिराज बोला, झूठ बोल रही है वो कुसुम। लेकिन बेटा तो ये सब इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है? देवव्रत ने अधिराज से पूछा तो वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बाबा साहब आप शायद से भूल रहे हैं कि कुसुम किसकी चेली है, गीतांजलि की। गीतांजलि पूरी पूरी शामिल है कुसुम के साथ। इस पर इन दोनों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा कर रखा है आयशा और अभय को अलग करने का। अधिराज की पूरी बात सुनने के बाद आदर्श और देवव्रत उसकी बात का इशारा समझ गए। वहीं अभय को तो कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा था इस वक्त कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी अधिराज ने आगे कहा, अभय बेटा अब तुझे ठीक वैसे ही करना है जैसा हम तुझे कहेंगे, ओके? कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए अभय ने उससे पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? इधर आ। अधिराज ने उसे अपने पास बुलाया और फिर उन चारों ने एक गुट मिलाकर प्लान बनाया सच्चाई तक पहुंचने के लिए। वहीं हॉल में कुसुम और ठाकुर खानदान जब से राठौड़ महल आया था तब से कोई भी एक सेकंड के लिए बैठा ही नहीं था। तभी वहां दीदा पहुंच गई। उन्हें अचानक से महल में देखकर कल्याणी को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे इस वक्त सिर्फ अपनी पोती कुसुम की पड़ी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अभय और आयशा का तलाक हो जाए और फिर कुसुम अभय की शादी हो जाए। कल्याणी दीदा को देख बौखला गई और गुस्से से उन पर दहाड़ी, तू अटैक के कर रही है? तभी रंजीत ने उसे शांत करवाया और बोली, शांत हो जा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी बेदी परिवार राठौड़ खानदान के रिश्तेदार हैं। अभी हम कोई नहीं होते हैं इनके यहाँ आने जाने पर रोक टोक लगाने वाले। तभी गेट की सीढ़ियों से नीचे आई। उसने जब देखा कि दीदा आई हैं तो वो उनके पास गई उनसे बात करने के लिए। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? और आयशा कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? गेट की बोलते बोलते रो पड़ी। उसे रोता हुआ देख दीदा को बहुत बुरा लगा, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर ऐसा रौब रखा हुआ था जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है केतकी को यूं रोता देख। क्योंकि जब से राठौड़ खानदान और बेदी खानदान के बीच रिश्ता जुड़ा था तब से सिर्फ एक केतकी ही तो थी जो आयशा को हमेशा संभालती थी। कभी कभी उसे उसकी गलतियों पर उसे डांट भी दिया करती थी, मगर आज वही केतकी बहुत थकी हुई सी नज़र आ रही थी। ये छोटे आंसू बंद कर अपने, मैंने ना देखने किसी के मगरमच्छ के आंसू। मेरी पोती के साथ जो तुम लोगों ने किया है ना, ठीक नहीं था वो। बुला अपने पूरे ख़ानदान को, उन्हीं के सामने कहूँगी मैं जो मैं ऐथो कहने आई हूँ। दीदा ने अपने दिल पर पत्थर रख कर केतकी को उतनी बुरी तरह से धुतकारा। अपने आंसू पहुँच कर केतकी स्टडी रूम की तरफ गई, देवव्रत, अधिराज, आदर्श और अभय को बुलाने के लिए। कुछ ही देर में बस सबके सब वहाँ हॉल में पहुँचे। तभी वहाँ गीतांजलि भी आ गई। देवव्रत ने दीदा के आगे हाथ जोड़े और उन्हें बैठने को कहा, मगर उन्होंने बैठने से साफ मना कर दिया और सीधा अभय की तरफ बढ़ी। अभय को लगा कि शायद से दीदा भी उसे थप्पड़ मारेंगी, इसीलिए वो पहले ही अधिराज के पीछे छुप गया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। इधर आ, नौटंकी ना कर। डरने का नाटक कर रहा है अब तू मुझसे? अगर तुझे मेरा इतना डर होता ना तो तू नाजायज़ रिश्ता नहीं बनाता अपनी रखेल के साथ। दीदा ने जब कुसुम के साथ रखेल कहा तो ठाकुर खानदान को गुस्से की सीमा ही पार हो गई। थारी ये मजाल? कल्याणी दीदा की तरफ बढ़ी गुस्से से। अब तो सब समझ ही चुके थे कि क्या होने वाला है, इसलिए अधिराज और आदर्श बीच में आ गए उन दोनों के। आंटी जी प्लीज़ शांत हो जाइए, हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए और अभय आयशा का तलाक भी नहीं होगा। आदर्श दीदा को समझाने लगा। वहीं अधिराज कल्याणी से बोला, आंटी जी हालत को समझने की कोशिश कीजिए।
इस वक्त बेदी परिवार बहुत गुस्से में है, इसीलिए हरवीन आंटी ने ऐसा कह दिया। कल्याणी को तो इस वक्त हरवीन कौर पर इतना गुस्सा था कि अगर राठौड़ फैमिली बीच में नहीं आई होती तो वो हरवीन का सिर उसके धड़ से अलग कर चुकी होती। इतना गुस्सा था कल्याणी को बेदी परिवार पर, क्योंकि बेदी परिवार की वजह से ही कुसुम और गायत्री से उनका अधिकार छीन लिया गया था। बोलिए बहन जी, आप क्या कहने आई थी हैं यहाँ? देवव्रत ने दीदा से पूछा तो दीदा की नज़रें कल्याणी से हटी। उन्होंने अभय की तरफ देखा और बोली, मेरी पोती की ज़िंदगी लड़के ने तबाह कर दी, इसलिए इसकी यही सज़ा है कि मेरी पोती तलाक के कागज़ों पर साइन नहीं करेगी और ना ही इसके साथ एक छत के नीचे रहेगी। दीदा की बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए। तभी राजा रंजीत बोले, बहन जी, आपकी पोती के साथ अगर धोखा हुआ है, गलत हुआ है तो हमारी पोती के साथ भी गलत हुआ है, और अब आपके इस फैसले की वजह से हमारी पोती की ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। मालूम है ना आपने कि हमारी पोती पेट से है, इस खानदान का वारिस पल रहा है हमारी पोती के गर्भ में, और ऐसे में आपकी पोती भी खुश ना रह पाएगी। रंजीत की पूरी बात सुनने के बाद दीदा हंसने लगी। उन्होंने रंजीत जी से कहा, मेरी पोती तो तब से खुश नहीं रह पाएगी, और वैसे भी मेरी पोती ने लोगों को खुशियाँ देने का ठेका नहीं ले रखा है। जो उसका है वो उसका ही रहेगा। अगर आप लोग इतने ही इज्जतदार हैं तो गिरा दो ये बच्चा। वैसे भी आपकी पोतियों के चाल चलन मैनू कुछ सही नहीं लगते हैं, बच्चन लगती हैं मैनू तो एक कुड़ी शक्ल से ही। कुसुम के लिए दीदा के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनने के बाद सावित्री और कल्याणी दोनों का ही गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मगर तभी देवव्रत बीच में बोल पड़े, हरवीन बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। देवव्रत ने दीदा को भरोसा दिलाया। इतने में रंजीत जी बोले, अरे वाह देवव्रत, यही थी थारी और हमारी दोस्ती। तुम्हारी पोती के लिए तो सोच ही नहीं रहा है कुछ भी। ऐसे में तो हमारी पोती के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और ये बात हमारे को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तलवारें चल जाएंगी अगर हमारी पोती के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो। ये बातें रंजीत ने दांत कीटते हुए कहीं। तो शांत हो जा, नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना होगी। मैं देवव्रत अपनी बात पूरी कर ही रहे थे तो कि तभी दीदा का फ़ोन रिंग किया तो वो सब चुप हो गए। कि अगले ही पल दीदा का शॉकिंग एक्सप्रेशन देखने को मिला। उनके हाथ से अचानक से फ़ोन नीचे छूट गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी बच्ची, मेरी नीनी। दीदा का रोना शुरू हो गया। उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर तो रंजीत भी डर गए। क्या हुआ? अधिराज ने दीदा से पूछा, मगर वो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं। इतने में केतकी ने दीदा का फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डाला तो सायशा की आवाज़ आई, दीदा आप सुन रहे हो ना? आप जल्दी से हॉस्पिटल आओ, नीनी का बहुत खून बह रहा है सिर से, आप जल्दी आओ, हमें डर लग रहा है बहुत। सायशा की आवाज़ से ही सबको सुनाई दे पड़ रहा था कि ज़रूर आयशा के साथ कोई बहुत बड़ी बात हुई है। सायशा ने जब फ़ोन काट दिया तो केतकी और दीपशिखा ने मिलकर दीदा को संभाला और एक साथ बोली, आप फिक्र मत करो आंटी जी, हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। इतने में अपने अगल बगल केतकी अभय को देखने लगी तो आदर्श ने जवाब दिया, वो हॉस्पिटल गया, हम लोगों को भी चलना चाहिए। पूरा का पूरा राठौड़ खानदान पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था, सिवाय गीतांजलि के। गीतांजलि कुसुम से बोली, बेटा तू स्ट्रेस मत ले, बच्चे के लिए ठीक नहीं है इतना स्ट्रेस। मैं हूँ ना तेरे साथ, किसी को तेरी फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे है, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूँगी। गीतांजलि को कुसुम के लिए इतना कंसर्न देख कल्याणी और सावित्री को इस बात की तसल्ली थी कि कोई तो है जो कुसुम को समझ रहा है। तभी रंजीत जी बोले, तुम लोग यहीं रहो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना बोलकर वो भी वहाँ से जाने को हुए। तभी कुसुम बोली, दादा साहब हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, प्लीज़ हमें भी ले चलिए अपने साथ, प्लीज़ दादा साहब मना मत कीजिए। कुसुम को इतना जिद करते देख रंजीत जी मना नहीं कर पाए और फिर गीतांजलि और कुसुम को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ लाइफ सेवर हॉस्पिटल में बेदी परिवार राठौड़ खानदान के साथ झगड़ा कर रहा था। वो लोग अभय को आयशा की हालत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मम्मी आप प्लीज़ एक बार मेरी पूरी बात सुनिए, अभय ने हिम्मत करके मंजीत से कहा, मगर वो उसे सुनने को ही तैयार नहीं थी।
राज, आप कहिए इससे कि ये यहाँ से जाए। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। आज इसकी वजह से हमारी बच्ची की ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। मंजीत राजवीर से बोली, मगर इस वक्त तो वो खुद ही कुछ बोलने की हालत में नहीं था। इतने में वहाँ पर अमन और करण भी आ गए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके। अभय को वहाँ देखकर उन दोनों को भी खून खौल उठा, मगर साइलेंस मेंटेन रखते हुए अमन ने धीमे से कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी, समझा? यार तू समझ अमन, आयशा को मेरी ज़रूरत है। अभय का इतना ही कहना हुआ कि करण ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का दे मारा। करण ने उसका कॉलर कस के पकड़ा और बोला, यहाँ से दफ़ा हो जा तू, वरना तेरी लाश निकलेगी यहाँ से बाहर, समझा? अभय की नाक से खून निकलने लगा था अब, और इतने में वहाँ पर गीतांजलि, कुसुम और रंजीत जी भी आ पहुँचे। करण को यूँ अभय के साथ हाथापाई करते देख गीतांजलि को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पोटली बैग से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वो नंबर पुलिस स्टेशन का था। हेलो पुलिस स्टेशन। जी मैं गीतांजलि सिंह राठौड़ बोल रही हूँ, लाइफ सेवर हॉस्पिटल से। यहाँ मेरे बेटे को अभय सिंह राठौड़ को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप लोग फ़ौरन यहाँ आ जाइए। इतना कहकर गीतांजलि ने फ़ोन काट दिया। तभी देवव्रत गीतांजलि को गुस्से से घूरते हुए बोले, तूने ये क्या किया? वही जो आपको करना चाहिए था। आपकी आंखों के सामने ये लोग हमारे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं और आप बस चुपचाप देख रहे हैं। वापस आ। गीतांजलि ने देवव्रत को पलट कर जवाब दिया, ये जो हरकत तूने करी है ना गीतू, ठीक नहीं किया तूने। बात को संभलने की जगह तूने बात को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। इस बार तो जानकी भी गीतांजलि को सुनाने लगी, मगर गीतांजलि को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में ओटी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बेदी परिवार और राठौड़ खानदान सिवाय गीतांजलि के वो सब के सब चिंतित होकर आयशा की हालत के बारे में डॉक्टर से पूछने लगे। डॉक्टर, अब कैसी है हमारी बच्ची? सभी ने एक साथ पूछा तो डॉक्टर ने अपने मुंह पर से मास्क हटाते हुए जवाब दिया, पेशेंट का खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। अगर 24 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती हैं। आप लोगों को 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा और प्रे करना होगा भगवान से आयशा जल्दी से होश में आ जाए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मेरी बच्ची। मंजीत का रो कर और भी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। तभी केतकी मंजीत को संभालते हुए बोली, आयशा बहुत साफ दिल की है, तुम देखना उसे जल्दी होश आ जाएगा। केतकी मंजीत को दिलासा देने पर लगी हुई थी। अब तो धीरे धीरे सभी मंजीत को हौसला देने लगे थे, सिवाय गीतांजलि के। उसने इंसानियत के नाते भी मंजीत को ऐसा कोई दिलासा नहीं दिया। उसके तो चेहरे को भी पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मन ही मन में आयशा को के मरने की दुआएं कर रही है। ऐसे ही देखते हुए 24 घंटे बीत गए, मगर आयशा को अभी तक भी होश नहीं आया था। डॉक्टर कमल जिन्होंने आयशा को ट्रीट किया था, वो फिर से उसे चेक करने आए तो उन्होंने देखा कि आयशा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसे पूरी तरह से चेक करने के बाद ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। एक उम्मीद के साथ मंजीत और राजवीर डॉक्टर के पास भागे, उनसे आयशा की हालत के बारे में जानने के लिए। डॉक्टर, हमारी बेटी कैसी है वो? अब उसे होश कब तक आएगा? मंजीत ने ससियाँ लेते हुए डॉक्टर से पूछा, मगर बदले में उसे जो जवाब मिला उसके बाद तो वो पागल सी हो गई। वहीं कुसुम, कल्याणी, गीतांजलि और सावित्री की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनकी वो खुशी केतकी ने नोटिस पहले ही कर ली थी। आयशा कोमा में चली गई है, उसे कब तक होश आएगा हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसे जल्दी होश आ जाए, या फिर 7 दिन में होश आए, या फिर 1 साल हो सकते हैं, या फिर 10 साल भी उसे होश में आते हुए लग सकते हैं, या शायद से उसे कभी होश ना आए। डॉक्टर ने कहा तो सभी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब हम लोग प्लीज़ संभालिए खुद को। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। अब तो तुम लोग खुश हो गई तुम लोगों की मुराद पूरी, ईदा बोली और बोलते बोलते खांसने लगी। वहीं
वहीं गीतांजलि अपने मन में बोली, ये पुलिस कहाँ मर गई है, आई क्यों नहीं, अभी तक 24 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। उनकी बिगड़ती हुई हालत देख सायशा उन्हें दूसरे वार्ड में ले जाने लगी। इतने में वहाँ पर पुलिस आ गई, जिन्हें 24 घंटे पहले कॉल करके गीतांजलि ने बुलाया था। इंस्पेक्टर, आप प्लीज़ करण सिंह बेदी को अरेस्ट कर लीजिए, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है गुंडागर्दी करने की। इसने मेरे बेटे के साथ हाथापाई करी है बिना बात की। गीतांजलि के इतना कहते ही सब उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ घूरने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।